जय भीम। मैं इंजीनियर पीएस खुबरागड़े आवाज़ इंडिया टीवी पे आज चर्चा कार्यक्रम में हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं डॉक्टर सुधीर मेश्राम सर। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत सारे लोगों ने बहुत ऊंचे मुकाम हासिल किए हैं, लेकिन बहुत कम समय में ऐसा ही एक ऊंचा मुकाम हासिल करने वाले डॉक्टर सुधीर मेश्राम सर हैं, जो कि आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं। सर जय भीम। जय भीम सभी दर्शकों को। सर, जैसे कि अभी हम देखते हैं कि आप इतने कम उम्र में वाइस चांसलर बनना, और वो भी उत्तर महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी का, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन उसके पहले जैसे कि आप नागपुर शहर में भी कुछ समय के लिए थे, यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो आप डायरेक्टर प्रोफेसर थे, यहाँ पे भी थे। लेकिन तब भी आपका एक देखा कि पूरा का पूरा जो पढ़ाई का जो आपका पूरा जब हम ये देखते हैं, आपकी पढ़ाई की आपने आपने रिसर्च किए, तो ये बहुत लंबी लिस्ट है। तो ये सारी पढ़ने की प्रेरणा जो है, ये आपको कैसे मिली? ये सबसे पहले तो जो मुझे शिक्षा के बारे में जो प्रेरणा मिली है, उसके लिए जो है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, वो ऐसे एक व्यक्ति है जिनका जो आदर्श हमेशा हर पल में मेरे साथ में रहता है। बचपन से मुझे उनसे प्रेरणा मिली कि शिक्षा जब तक अगर आप ग्रहण नहीं करते, तो ऐसा एक हथियार है कि अगर वो आप उसे अगर ग्रहण करते हो, तो उसके द्वारा आप समाज के विशेष जो हमारा पिछड़ा हुआ जो समाज है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी, ओबीसी कम्युनिटी, वीजेएनटी कम्युनिटी, अगर उसकी उन्नति करना है तो सबसे पहले आपको शिक्षा ग्रहण करके आपको अपने आप में सक्षम करना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा सबसे पहले उद्देश्य था, और इसकी सारी जो है, जो भी मैंने इसका मुझे जो लाभ हुआ, तो वो जो है बाबा साहेब आम्बेडकर, उनकी वजह से आज मैं विशेष जो वाणी जो है, वाणी के द्वारा जो आज मैं आपके सामने जो कुछ भी बातें कर पा रहा हूँ, वो उन्हीं की देन है। तो ऐसे जनक को मेरा सबसे पहले प्रणाम करता हूँ, वंदनीय। नहीं, जैसे कि हम देखते हैं कि आपने इतनी पढ़ाई की और बहुत सारे विषयों पे आपने रिसर्च किया है, और दिल्ली में रह के आपने बहुत ऊंची पढ़ाई की है। मेरे ख्याल से जेएनयू यूनिवर्सिटी में भी आप थे। तो ये सारी पढ़ाई आपने की है, बहुत सारा रिसर्च किया है। तो ये जो आपका एकदम से तो हासिल नहीं हुआ, इसके लिए काफ़ी संघर्ष आपको करना पड़ा होगा। तो शुरू से आपकी संघर्ष की कहानी जो है, मैं सारे लोग को आप बताएंगे? अच्छा, हाँ, संघर्ष जो था, संघर्ष तो इतना था। मैं खुद अमरावती, जहाँ पे एक दलित बस्ती है जिसका नाम काफ़ी मात्रा में प्रचलित है हमारे पूरे महाराष्ट्र में और विदर्भ में, विशेष उस दलित बस्ती का नाम था हमालपुरा। वहाँ मेरा पूरा बचपन जो है पूरा गुजारा हुआ है मैंने। उस वक्त की जो स्थिति थी, सामाजिक और आर्थिक स्थिति, मेरे ख्याल से जिस तरह से मैं शिक्षा ग्रहण करते हुए जो मेरा पूरा जो संपूर्ण जीवन व्यतीत हुआ, प्राइमरी स्कूल से लेकर तो दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट तक के या पोस्ट डॉक्टरेट हॉलैंड तक के, तो काफ़ी संघर्षमय रहा, बहुत ही भारी मात्रा में। शायद ही मैं बता पाऊंगा कि इतना संघर्षमय जीवन शायद ही किसी ने किया होगा। जी नहीं, कुछ न होते हुए भी कृपया बताइए, क्योंकि इस माध्यम से जो आने वाली जनरेशन है, हम आपका साक्षात्कार इसीलिए ले रहे हैं कि आपसे ये नई जनरेशन जो है ये प्रेरणा ले। तो इसलिए आपका जो संघर्ष है, ये सारी लोगों को पता होना जरूरी है। संघर्षमय जीवन में सबसे पहले ये तो है रहता है कि तुम्हारा जो है, तुम्हारी खुद की फैमिली, उसमें जो हमारे फैमिली में जो थे मेंबर्स, 5 भाई और 3 बहनें, और पिताजी अकेले थे जो टेलीफोन ऑपरेटर की उनकी नौकरी थी। कुछ समय तक के माताजी मेरी जो थी, पिताजी नागपुर के थे, बाद में अमरावती में वहीं पर स्थायित्व हो गए।
वहाँ पे इतना प्रपंच जो है, शायद ही उनके द्वारा हर एक को पढ़ाना ये बड़ा मुश्किल था। तो और उसमें जो था मैं, जो मेरे पिताजी ने जानकारी के लिए उस वक्त स्कूल में जाया करते थे, जाके टीचर्स से, गुरुवर जो रहता था उनसे वो परामर्श करते थे कि भाई मेरा लड़का कैसा पढ़ाई में वगैरह। बस उस वक्त उन्होंने जो बयान किया था मेरे गुरु ने, जो मराठी के टीचर्स थे, उन्होंने उनको कहा कि आप जानना चाहते आपके लड़की के बारे में? तो पिताजी ने कहा उसी के लिए मैं आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो गुरुजी थे उस विषय के मराठी के, उन्होंने कहा कि बिच्छू को हाथ लगाना मैं पसंद करूँगा, लेकिन आपके लड़के को मैं हाथ लगाना पसंद नहीं करूँगा। ये उन्होंने मेरी परिभाषा उनको दे दी। फिर जब आपको फिर घर पे आने के बाद में जो हुआ वो तो होना ही है, लेकिन पिताजी का कहना था कि तू इतना जहरीला हो गया है कि लोग जो है बिच्छू को हाथ में पकड़ना चाहते। तो वो जो वहाँ की व्यवस्था थी, जो भी मैं देखता था घर में या बाहर में या मोहल्ले में, जो पिताजी कहते थे कि नहीं इनके साथ में मत रहो, उनके साथ में मत रहो, ये क्या तुम्हें पढ़ना है अच्छे लोगों के। लेकिन जहाँ हमारी समाज की एक व्यवस्था है, एक सोशल क्लास है, जहाँ तुम बस्ती में रहते, तुम्हारे सब दोस्त जो है उनसे दूर रहना या उनके साथ में नहीं रहना, ये मुझे कदापि भी मान्य नहीं था। तो मैं हमेशा, मेरा जो एक आक्रोश रहता था कि क्यों नहीं, हर सवाल या हर इसमें हर जो भी मैटर रहता था उसमें मेरा सवाल रहता था, तो शायद उसका मुझे जवाब नहीं मिलता था। तो और दूसरा फिर बाद में जो घर में जो खाने पीने से लेकर जो वाद विवाद होता था, शिक्षा को लेकर जो है इतना भारी मात्रा में जो है फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी खराब। तो ऐसे में जो है मैं हर बात को लेकर मेरा एक विद्रोह रहता था, मतलब बचपन स्कूल से में आप से, विद्रोही? बचपन से वगैरह। तो बाद में धीरे धीरे वो इतना बढ़ते गया कि मोहल्ले से भी कंप्लेंट्स, आजू बाजू के स्कूल की भी। तो देखते हुए पिताजी ने कहा कि भाई मैं तुम्हें पढ़ाने में सक्षम नहीं हूँ, मैं सिर्फ 2-3 जो हमारे बड़े भाई साहब है और वो है उनको पढ़ा सकता हूँ, आप अपना मार्ग चुन सकते हो स्वयं। तो मैं 9th क्लास से मैं बाहर निकल गया घर के। और उस वक्त लेकिन मेरे साथ में बाबा साहब आम्बेडकर, उनकी प्रेरणा मेरे साथ में थी, जो मेरे पढ़ने में कहीं ना कहीं वो मेरे दिमाग में, मस्तिष्क में वो हमेशा वो जीवित थी कि अगर तुम्हें कुछ महान बनना है तो तुम्हें शिक्षा लेना, उच्च शिक्षण वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको WWW जो है, वाइन वुमेन वेल्थ, इससे दूर रहना बहुत ज़रूरी है। तो उसको, वो शिक्षा को, जो वो था मंत्र को मेरे मन में लेते हुए मैं उस 9th 10th क्लास से मैं बाहर निकल गया, घर के बाहर। और फिर मैं घर के तरफ कभी मुड़ा नहीं। मतलब फिर मैंने घर के अपना बाहर निकल गए, बिल्कुल मतलब अच्छा। मैंने पूरा अपना जीवन जो है और शिक्षा और वो जो है जो भी है मैंने एक संघर्ष करते हुए गया। उसमें मुझे मजदूरी करना पड़ा बहुत बार, समझे क्या। फिर बहुत सारे, फिर मेरे जो सहयोगी थे, मेरे मित्र थे, जो सभी समाज वर्ग से थे, उनकी मुझे बहुत सहायता हुई। और उसी के साथ में लेकर रूम लेकर और वो पढ़ाई लेकर हम लोग जो है, तो मैं फिर घर पर मैं उस वक्त वापस गया। किसी को पता नहीं था कि मैं कैसा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, कहाँ पे हूँ। नागपुर में मैंने फिर अमरावती की पढ़ाई के बाद में नागपुर में, फिर बाद में दिल्ली के बाद में वहाँ पर भी हर वक्त नागपुर में भी रिपब्लिकन स्टूडेंट फेडरेशन का प्रेसिडेंट था ना, दिल्ली में भी मैं स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था। उसके बाद में पोस्ट डॉक हॉलैंड किया। और उसके बाद में मैंने उसी वक्त मदर को बताया था, मेरे माता जी को, कि मैं उसी वक्त आऊँगा वापस, जब कुछ तभी बन के, मैं उसी वक्त घर पे आऊँगा जब मैं कुछ तभी बन के बनूंगा, और उस वक्त मैं आपके सामने अपने आप को प्रस्तुत करूँगा। पोस्ट डॉक करने के बाद में मैं फिर घर पे वापस गया। उस वक्त काफ़ी मोहल्ले में उत्साह था और बहुत सभी ने जो भी मैंने
शिक्षा को ग्रहण किया, उच्च शिक्षा को, और इस तरह से मेरे पद जो है बढ़ते गए विकास के तरफ। उसी वक्त महामहिम हमारी आदरणीय प्रतिभाताई पाटिल, उनके द्वारा मेरा पहला सत्कार हमारे मोहल्ले में हुआ था। मेरे पोस्ट डॉक्टरेट डिग्री जो मैंने हॉलैंड में ग्रहण की थी, उसके उपलक्ष्य में महामहिम आदरणीय प्रतिभाताई पाटिल, उनके द्वारा मेरा सत्कार हुआ था। तो ऐसा सारा जो जीवन जो है, कभी कभी खाने के लिए कोई चीज़ नहीं रहती थी, तो इवन मिलो ज्वारी तो सभी को पता है, उस समय का जो था बहुत बड़ा संकट था देश में। और फिर कभी कभी जो है तुम्हें जो है ग्राउंडनट केक, जिसे हम ढेप कहते हैं, उसकी बड़ा कॉम्बिनेशन है। वो ढेप को कुछ देर के बाद में गुड़ के साथ में खाना पड़ता है, तभी डाइजेस्ट होता है, पानी के साथ में। तो आपकी भूख काफ़ी मात्रा में क्षमती है। वो खाने के बाद में काफ़ी आप जल ग्रहण कर सकते हो और भूख को आप मिटा सकते हो। फिर बाद में हमारे लिए जो थी मेथी की सब्जी, यानी तरोटा, फ्लावर्स जो रहते थे गुलमोहर्स के, उसके पोलन ग्रेन्स, और वो काफ़ी मतलब स्वादिष्ट थे। और फिर बाद में जंगल की तरफ जो भी रहता था, तो वो जो रहते थे वाइल्ड वेराइटीज़ फ्रूट्स के वगैरह, तो उसको जामुन हो गया। तो इस तरह से वो पूरा जीवन जो है, ट्यूशन लेता था मैं, फिर कभी कभी मजदूरी भी किया था। मूंगफली जो खेत में अगर 50 किलो अगर तोड़ते हो दिन भर में फॉर एग्जांपल, तो उसका हिसाब ऐसा था कि उसमें 4 में डिवाइड करता था, और फिर एक पार्ट जो रहता था उसमें फिर से वो जो है 4 में डिवाइड करता था, और वो पार्ट आपको मिलता था। तो उस पर भी मैंने काफ़ी आपत्ति ली थी उस इंसान के खिलाफ, जिसने इस तरह से मतलब उस चीज़ को नापते हुए वो लेबर क्लास को ट्रीट करता था। तो वहाँ पर भी मैंने विद्रोह किया था। तो मेरे वजह से जितने भी कामगार थे, जो मेरी एक मुँह बोली मामी थी, जिसकी वजह से मेरे को काम मिला था, वो सबको उसने निकाल दिया था। तो इस तरह से जो है मेरा शालेय और कॉलेज का और उच्च शिक्षण का जो जीवन है, और कभी भी मैंने ये महसूस ना किसी को होने दिया कि मेरी अवस्था जो है, आर्थिक स्थिति जो है इस तरह से है। सभी को ये लगता था कि ही बिलोंग्स टू वेरी रिच फैमिली, और वो समझे। लेकिन इस दौरान में मुझे काफ़ी भारी मात्रा में मेरे जो सहयोगी थे, नागपुर, अमरावती, दिल्ली और हॉलैंड में भी, सभी समाज के जो थे, उन्होंने सभी सहयोगी जो थे मेरे मित्र परिवार, उन्होंने भारी मात्रा में मुझे हर पल पे, हर कदम पे मुझे उनकी मदद मिली है। मैं बड़ा ऋणी हूँ उनका। इस वजह से हर एक राज्य में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक शहर में, हर एक देश में जो है मेरा मित्र परिवार फैला हुआ। और गुरुजन जो है हमारे, उनका तो मिला ही है मुझे। उनके देश के लिए मेरे ख्याल से ऐसे लोगों ने कंटक का रूप धारण किया है, और ऐसा स्वरूप जो है, अगर वो कंटक का रूप धारण करता है, तो वो समाज के लिए और देश के लिए, विशेष पिछड़ा समाज और जो है हमारा, उसके लिए बहुत घातक है। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। तो हमने ग्रहण किए है। सर, आप गुरुजन पे आए तो, लेकिन आप देखते हैं कि जब ये सुधीर छोटा था, ये 2री-3री कक्षा में जब पढ़ रहा था, तब भी विद्रोही था, तब भी वो कहीं रुकने वाला नहीं था, वो उसको रुकना मान्य नहीं था। और जो भी चीज़ खुद को पसंद ना आए, तो विद्रोह के स्वरूप के आधार पे देखते हैं कि वो टीचर की आपके खिलाफ कंप्लेंट आई, बाद में पिताजी की कंप्लेंट आई, बाद में सब जहाँ मतलब गुरुजन हो गए, जैसे बाद में दूसरे भी लोग हो गए जो सोयाबीन ये करने वाला। तो ये विद्रोह ही आगे आगे बढ़ते गया और खुद के बदौलत आगे बढ़ते गया। और लेकिन ये देखते हैं कि आप आगे बढ़ते गए, लेकिन इसके बावजूद आपने बीच में जो सूत्र दिया, क्योंकि ये आप ऐसा बोलते हैं, आपने ऐसा बताया कि भाई मैं तो, जैसे लोग समझते थे कि मैं अमीर घर का हूँ, तो इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आपने खुद का सौंदर्य जो ये संभाल के रखा, आपने खुद का व्यक्तिमत्व जो संभाल के रखा,
चाहे भला ही बीच में आपने रिपब्लिकन विद्यार्थी फेडरेशन में भी काम किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आप विद्यार्थी आंदोलन में सक्रिय रहे। जो लड़का अभाव के स्थिति में था, जो विद्रोह वाला लड़का था, उसके बावजूद भी आपने बीच में एक सूत्र दिया था कि मैं WWW 3W को अपनाया। तो आपके सौंदर्य के लिए क्या ये 3W जो है, जो आपने अपने जीवन में रखे, तो वुमेन, वाइफ एंड वेल्थ, तो क्या इससे फायदा हुआ? और ये कहाँ से आए, आपने ये कहाँ से लिए? यही प्रेरणा बनी जबकि पहले कहा, ये बाबा साहब का मंत्र था जो मेरे बचपन में पढ़ने में एक दफ़े वो पढ़ते वक्त मुझे बात कर गया, जो मेरे दिमाग में, मेरे मस्तिष्क में जम गया। और सही में उसी मंत्र के द्वारा वाइन, वुमेन, वेल्थ, ये तीनों चीज़ को अपने आप को दूर रखते हुए, गरीबी जो कहता है, कभी अभी कोई स्टूडेंट्स अगर कोई आता है या कोई इंसान आता है, मैं कहता है कि मैं सर बहुत गरीब है, तो मुझे बड़ा मतलब ये आता है, हंसी आती है, क्योंकि गरीबी को देखना और उसको समझना और उस पर कुछ भाष्य करना, ये बात अलग है। हमने तो एहसास किया है उस गरीबी का, समझे, करीब से देखना भी नहीं है, एहसास किया उसमें, उस दौर से गुजरे हर इससे। तो मुझे पता है कि कैसे समाज के विभिन्न वर्ग जो है, हर एक धर्म के, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, हमारा दलित वर्ग है, मुस्लिम वर्ग है जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, शेड्यूल ट्राइब्स है, वो कैसे रहते कस्बे में, कैसी गरीबी उनको छू रही है और उसकी वजह से वो शिक्षा ग्रहण नहीं पा रहे हैं। लेकिन मुझे वही था कि ये चीज़ है जिसके वजह से आपको शिक्षा ग्रहण करने में बहुत कठिनाई आ सकती है। तो मैंने उसको, उस मूल्य को, अपनी नीति को बनाया, उस नीति के आधार पे। और मेरा जो मित्र परिवार है, जो सभी समाज से बिलोंग करता है, उनके जरिए मैं हर चीज़ को और अपने आप को, कभी भी मैंने अपने आप को कहीं भी किसी भी स्थिति में, मेरे पैर जो है, कदम कभी भी डगमगाए नहीं, और हमेशा स्थिरता की तरफ जो है वो बढ़ते रहे। क्योंकि उस वक्त की स्थिति जो अगर बाबा साहब की देखी गई थी तो काफ़ी विपरीत थी। वहाँ तो दलितों को तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए तो पाठशाला में तो उपलब्ध ही नहीं था। ऐसी स्थिति में उन्होंने ग्रहण किया, और जहाँ पे दलितों को बात करने की भी जो थी वो मुभा नहीं थी, अनुमति नहीं थी। वो तो आपको आज मिली है, मेरा जो था शुरू से और आज भी, भाई वो तो आपको मिली है, हासिल की है उनकी वजह से। तो हमें हम कब तक उसी चीज़ को बार बार, और बाबा साहब का नाम हमारे 20-25 मिनट के भाषण में, हम 20 मिनट 25 मिनट के 20 मिनट तक के हम सिर्फ बाबा साहब ने ऐसा किया वैसा किया, और हमारे जो भी हमारी जो जनता है उनके सामने हम कोशिश करते कि मैं कितना बाबा साहब का जो हूँ बड़ा मतलब उनके समर्पित हूँ। लेकिन मुझे जो लगता है कि ये बात जो है, आप तो है ही समर्पित, आज तो हम जो भी है उनकी वजह से। अभी मेरे अनुसार, मेरे ध्येय के अनुसार, जो मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा उससे, कि मुझे ये देखना कि अब मैं क्या कर रहा हूँ समाज के लिए। उनकी जो सोच थी, उनकी जो लिखान थे, हर एक इसमें उन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया है, अपने विचार प्रकट किया, विभिन्न दिशा में विभिन्न विषय को लेकर, समाज के लिए, पूरे समाज के लिए, देश के लिए, मुझे देखना कि अभी मैं उसका जो है, उसकी नीति, उसका मूल्य, मैं उसका विचार जो है, मैं कैसा ग्रहण करके मैं कैसा जा रहा हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ समाज के लिए, और मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये सोच रखना हर एक, जो भी हमारे दलित समाज से बोलो या जो भी पिछड़े समाज से, जो भी उच्च जो है स्थान पे जो ग्रहण करते या जाते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद में जो भी पद मिलता है, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैंने देखा है कि उनकी सोच जो है अभी सीमित हो गई है। उनकी सोच जो है अपनी फैमिली तक के, मैं और अपनी फैमिली हो, बस उसी में वो लगा हुआ है। हाँ, तो वो एक जो है, वो एक मेरे ख्याल से खुद तो दिशाहीन हो गया है और समाज की भी दिशा भूल कर रहा है। और ऐसा जो है, अगर वो बार बार भाषण में और वो कहता कि नहीं बाबा साहब, तो मुझे लगता कि कहीं ना कहीं जो है बड़ी मतलब विषमता है उसके। मुझे नहीं लगता कि उसने अच्छी तरह से जो है बाबा साहब का जो भी सोच है या विचार
उसने अच्छी तरह से ग्रहण किया होगा, क्योंकि वो अपने में ही उलझ गया है, उसने अपना दायरा सीमित कर लिया है अपने। एक देखते हैं हम कि आप जैसे बता रहे थे कि बाबा साहब के वजह से काफी लोग शिक्षित हुए, आगे बढ़े, बहुत आगे मुकाम तक गए, लेकिन उन्होंने खुद को टीवी और बीबी इस चक्कर में खुद को बंद कर लिया और समाज के उत्तरदायित्व की तरफ देखने का उनका नजरिया एकदम सीमित हो गया। तो ये तो एक प्रकार से द्रोह है, हमारे खुद से, हमारे व्यक्तिमत से, हमारे समाज से, हमारे फैमिली से, ये पूरे देश से भी द्रोह है ये। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। मेरे विचार से ऐसे जो समाज में लोग हैं जिन्होंने शिक्षा का और जो भी फैसिलिटीज़ का है उसका पूरी तरह से अपने शिक्षा ग्रहण करते वक्त उन्होंने उसका उपयोग किया, और अभी इस स्थिति पे उन्होंने अपनी सोच को सीमित किया अपनी फैमिली तक के और बस अपने तक के ही उन्होंने, तो बहुत गलत है। ऐसे जो है समाज में और देश के लिए मेरे ख्याल से ऐसे लोगों ने कंटक का रूप धारण किया है, और ऐसा स्वरूप जो है अगर वो कंटक का रूप धारण करता है तो वो समाज के लिए और देश के लिए, विशेष पिछड़ा समाज और जो है हमारा, उसके लिए बहुत घातक है। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए या उनके सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। सर, जैसे कि आपने अभी बताया, ये सारे पढ़े लिखे लोगों ने खुद को सीमित दायरे में रख के और टीवी और बीवी के चक्कर में रहते हुए उन्होंने खुद को कंटक बना लिया, ये समाज के कंटक बन गए। लेकिन दो बातें आपने बोली कि उनको अवॉइड करना चाहिए या फिर उनकी सोच को बदलना चाहिए। मेरे ख्याल से अवॉइड करना गलत होगा, उनकी सोच को बदलना बहुत ज़रूरी होगा। वैसे हमारा भी ये ऑब्जर्वेशन है, हम ये देखते हैं कि ये इतना बड़ा व्यक्तिमत्व हुआ, बाबा साहब की वजह से पढ़े, आगे बढ़े और खुद कमाई पे लगे, कुछ अर्थार्जन कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने खुद को सीमित दायरे में रखने की वजह से वो खुद भी बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे। हम ये देखते हैं कि अभी बहुत सारे लोग जो है जो मेरिट में आए हैं, जैसे कि आप भी मेरिट में आए, 10वीं 12वीं में आप बाद में स्कॉलर रहे और आपने निरंतर एजुकेशन चालू रखा, लेकिन हम समाज के दूसरे वर्ग के तरफ देखते हैं जो पढ़ा लिखा है, जो बाबा साहब की वजह से खुद को बाबा साहब का आदमी समझता है, तो लेकिन वो आदमी ने खुद को एक सीमित दायरे में रख लिया है। तो ये सीमित दायरे में रखने की वजह से ये जो कंटक की स्थिति निर्माण हुई है, तो उसको किस आधार पे हम इसकी सोच बदल सकते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, आपने जो अभी प्रश्न किया है, मेरे ख्याल से जो पढ़े मतलब लिखकर या उचित स्थान मिलने के बाद में उन्होंने अगर अपनी शिक्षा ग्रहण करना छोड़ दिया है तो मेरे ख्याल से वो उचित नहीं है। उन्होंने निरंतर शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। जैसे कि मेरा उद्देश्य यही था कि पहले मैं अपने आप को पढ़ के जो भी उच्च शिक्षा जो है उसको ग्रहण करके मैं पूरा अपने आप में जो है एक जो रहता है, क्योंकि एजुकेशन ऐसा वेपन है, उसको धारण करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा जो वर्ग है तो उन्होंने शिक्षा निरंतर रखना चाहिए ताकि उनके सोच में बदल आए, और वो उच्च स्थान प्राप्त करने के बाद में भी बहुत सारे विश्वविद्यालय में ऐसे कोर्सेस है जैसे आइडियल डिस्टेंस एजुकेशन वगैरह है, उसके द्वारा वो अपनी शिक्षा को कंटिन्यू कर सकते हैं, निरंतर रख सकते हैं, काफ़ी डिग्रियां ले सकती है, ताकि उनका कुछ समय जो है ये WWW के तरफ न जाते हुए कुछ विधायक काम के लिए और उनकी सोच और बढ़े। और दूसरा मेरा कहना है कि आखिर जो है अर्थव्यवस्था जो है, उस अर्थव्यवस्था में अगर आपकी जो भी चीज़ें जो है, खाना पीना जो है, तुम्हें जो लगता है अपना प्रपंच चलाने में, अगर वो जो है वो जो भी मिल रहा है उससे अगर आप संतुष्ट है, तो वो जो दूसरी चीज़ का तरफ हम जो देखते हैं, जो लुचपत के तरफ देखते हैं, जो अन्य मार्ग से वो जो हम कमाई करने की सोचते हैं और उसके विपरीत परिणाम, ये जो चीज़ रहती है आज नहीं तो कल जो रहती है, ये विपरीत परिणाम हमारे सामने आता है। और फिर इतना समाज ने आपको इतनी फैसिलिटीज़ दी, आपने उसका जो है स्कॉलरशिप का जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कॉलरशिप लेकर और वो करके आप उस मोहल्ले से आए हैं, उन्होंने आपको सपोर्ट किया है, और आने के बाद में अगर आप अगर विपरीत मार्ग पे चले जाते हो, जिससे जो है
उसका जो है दिशा जो है आपको पूरा जो है पूरे लाइफ का जो है वो आपको सर्वनष्ट कर देता है। आपका खुद का भी और समाज का भी और होता देश का भी है और देश का भी। और वो किस लिए? इसलिए मूल्य और नीति युक्त समाज मूल्य ये निर्माण होना बहुत जरूरी है। और ये भावना भी उसमें कि भाई तुम्हारी जो जरूरत है उसके अनुसार तुम ये करो। हमारी जो जरूरत है वो शाश्वत स्वरूप की रहना चाहिए, सस्टेनेबल बेसिस पे। उसके आधार पे हमें जो लगता है आप लीजिए ना। आपको अगर खाना है, आपको जो मिल रही है तनख्वाह 5 स्टार होटल का डेली खाइए ना, लेकिन नीचे का जो बचता है नोटों की गट्टी के नीचे का जो है वो तो आप दीजिए समाज के विभिन्न कार्यों के लिए। उसे आप क्यों रख रहे हैं? उसे जो है दिमक लगना ही है, क्योंकि उसका उपयोग हो ही नहीं सकता है सरलता के साथ में। कब तक आप कह सकते कि ये मेरी जमीन है? ये कहना तो बहुत गलत है। आपकी कोई जमीन जो है इस विश्व में आने के बाद में कोई भी जमीन आपकी नहीं है। अगर जमीन है तो वो सिर्फ विश्वविद्यालय की है, क्योंकि विश्वविद्यालय ऐसा है कि वो आने वाली पीढ़ी को शिक्षा प्रदान करते रहेगा। तो वो हम कह सकते कि विश्वविद्यालय की जमीन है, यहाँ तक के सीमित है। क्योंकि अलग अलग जो है आने वाली टेक्नोलॉजी जो है उसके आधार पे अलग अलग शिक्षा विषय पाठ्यक्रम वो बदलते जाएंगे। उसके लिए विश्वविद्यालय को जमीन की ज़रूरत है, ना कि आपके 4 और 5 लोगों के लिए जो है आप जो सैकड़ों तादाद में जो ज़मीन ग्रहण करते हैं या जिनके पास में है, तो वो गलत है। उसका उपयोग क्या है? इसलिए कहीं ना कहीं पे हमें ऐसा लगता है कि जो बाबा साहब ने उस वक्त जो नीतियाँ अर्थशास्त्र में दी थी लैंड रेवेन्यू के बारे में वो करे, आज उसका असर और उसका एहसास हमें होता है कि वो जो था उनके विचार उनकी सोच जो थी वो बहुत ही समझदारी के साथ में उन्होंने दिए थे, देश के प्रगति के लिए उन्होंने दी थी। अगर वो हम ख्याल में और उसको हम इम्प्लीमेंट करते तो देश का विकास और समाज का विकास हो सकता है। और इन लोगों को भी हम अगर उन्होंने अपना जो भी है अपना जीवन का कुछ भी योगदान अगर समाज के लिए देते हैं तो वो उल्लेखनीय रहेगा उनके जीवन के लिए। बराबर। डॉक्टर सुधीर मेश्राम सर, जैसे कि आपने पूर्व भाग में बताया, जैसे 14 साल का सुधीर जो है वो माँ बाप से दूर गया। उसने बचपन से विद्रोह सीखा और विद्रोह क्यों सीखा? क्योंकि बाबा साहब ने नाकारने की, नहीं बोलने की जो हिम्मत और जो जज्बा हमें दिया, उससे लाखों विद्यार्थी जो है वो पढ़ लिख के आगे गए। उसमें से एक सुधीर मेश्राम भी आगे गया और आगे जाते जाते आपने उत्तर महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के आप वाइस चांसलर बने। तो ये वाइस चांसलर बनना जो है ये आपके हिसाब से क्या मायने रखता है? अब हमारे पूरे समाज के लिए और पूरे देशवासियों के लिए जो समाज जो बनता है, सोशल क्लास जो बनता है सोसाइटी का, वो पूरा जो है शिक्षा के आधार पर है। उसका जो वो आगे जो डेवलपमेंट होता है, फ्यूचर डेवलपमेंट, देश का विकास या समाज का विकास, वो उसकी जो है उसकी नींव जो है, उसका आधार स्तंभ जो है वो शिक्षा है। और वो जो है प्राथमिक स्कूल तो है, उससे फिर माध्यमिक स्कूल है, फिर बाद में आता है तुम्हारा विद्यालय और फिर विश्वविद्यालय, जिससे आप जो है समाज को निरंतर प्रेरणा देता रहता है और समाज को ही नहीं तो देश को भी विकास की तरफ लेके जाता है। तो ये नीतियाँ जो है इसको बदल लाने में या उसकी जो भी है उसको इम्प्लीमेंट करने में विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा, अगर राष्ट्र का विकास अगर हमें प्रगति के पथ पर अगर उसको लेके जाना है और उसका विकास करना है, राष्ट्र का निर्माण करना है, उसका विकास करना है, तो एक ही योग्य मात्र जो है उसके जो विश्वविद्यालय जो है वो उसमें उतना मतलब पावर होना चाहिए कि वो समाज को और देश को निरंतर प्रगति पथ पर ले जाए। विभिन्न जो समस्या आती है वो टेक्नोलॉजी को अपना पे, एजुकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन बेस्ड कोर्सेस, एजुकेशन बेस्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, और वो एजुकेशन बेस्ड जो है वो इकोनॉमी बेस्ड होना चाहिए। इकोनॉमी बेस्ड सारे एजुकेशन प्रोग्राम अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो विश्वविद्यालय जो है समाज को भी निरंतर आगे लेके जाता है और देश को भी। ऐसे विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर जो है
अगर उसका विजन जो है, वो जो कुछ भी रोड मैप बनाता है, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं विश्वविद्यालय का जो है मुझे जो है कुलगुरु का जो पद मुझे दिया गया है वाइस चांसलर का, वो भी नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, जहाँ रूरल और ट्राइबल एरिया प्रिडोमिनेटली डोमिनेट करता है भारी मात्रा में। वहाँ पे जो है आदिवासी और ग्रामीण भाग आता है, नंदुरबार, धुलिया और जलगांव। जैसे कि नंदुरबार 65% जो है वो आदिवासी समाज है वहाँ पे। धुलिया में 21% आदिवासी है, जलगांव में 14% है आदिवासी, और तीनों जिले जो है हमारे विश्वविद्यालय का जो है समित आते हैं, उसमें माइनॉरिटी भी बहुत सारे हैं और अन्य जो है समाज के जो है वो भी है, पिछड़े वर्ग भी है। तो ऐसे विश्वविद्यालय का और ऐसे विभाग में जिसे हम खानदेश कहते हैं महाराष्ट्र में, उसका वाइस चांसलर बनना ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य है। यानी एक तरह से वाइस चांसलर बनना यानी आपका जो मार्ग रहता है, आपका जो पथ है वो उच्च स्तर पे जाता है। राजगृह आपका जो है झोपड़ी से राजगृह की तरफ जाता है, लेकिन मेरा मार्ग, मुझे जो उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय का जो मुझे कुलगुरु बनने का जो मुझे ये मिला वाइस चांसलर का, जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मेरा मार्ग जो है राजगृह से लेकर आदिवासी और ग्रामीण और पाड़े जो बोलते हैं हम, जो छोटे छोटे कस्बे में रहते, उसके तरफ ले गया। तो मैं बहुत अपने आप को मैं बहुत ही सौभाग्य वो है मेरा कि मुझे ये जो है प्रदान किया गया है। सर, ये चर्चा हम और भी जारी रखेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है मेरे विचार से। ये सबसे पहले उस विश्वविद्यालय का जो कुलगुरु रहता है, वाइस चांसलर, उसे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ की डेमोग्राफी क्या है, वहाँ का सोशल। जय भीम, फिर से आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा में है डॉक्टर सुधीर मेश्राम सर। जैसे कि इसके पूर्व में आप सबको बताया गया कि 14वें साल में जिन्होंने घर से गृह त्याग किया और फिर खुद के बलबूते पर पूरी पढ़ाई की, और इतनी पढ़ाई की कि भारत देश में जो भी यूनिवर्सिटी है, जो रिसर्च है, और विदेशों में जाकर भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया, वहाँ पे रिसर्च किया, और उसके बाद में आखिर मुकाम पे अभी जो है वर्तमान में डॉक्टर सुधीर मेश्राम सर जो है उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ के वाइस चांसलर है, कुलगुरु है। ये बाबा साहब का एक अनुयायी, क्योंकि पहले दौर में जैसे हम चर्चा कर रहे थे, आपने थोड़ा विश्लेषण करने की कोशिश की कि जो पढ़ा लिखा आदमी है, ये पढ़ा लिखा आदमी इसमें ये जो अभी कंठक बन गया है, तो ये क्या है, ये सर काफ़ी लोग जो होते हैं वो भक्त ज़्यादा होते हैं, अनुयायी कम होते हैं। तो ये भक्त लोग हैं, ये बाबा साहब के बारे में श्रद्धा तो रखते हैं, लेकिन वो विज़न कि हमें बाबा साहब के विचारों के आधार पे खुद को भी आगे बढ़ाना है, समाज को भी आगे बढ़ाना है, देश को भी आगे बढ़ाना है, ये सोच उनमें नहीं रहती है, क्योंकि वो अनुयायी नहीं बनना चाहते हैं, खाओ पियो ऐश करो। लेकिन इसके विपरीत आपने अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाया और एक यूनिवर्सिटी के आप कुलगुरु बने। कुलगुरु बनने के बाद में जो खानदेश जो समझा जाता है, ये काफ़ी अभी भी ऐसा समझा जाता है कि महाराष्ट्र में अभी भी 17वीं सदी में यदि कोई भाग है महाराष्ट्र का जो जी रहा है, तो उसको खानदेश का नाम लिया जाता है, क्योंकि अभी भी वहाँ पे वही सोच, वही मानसिकता, वही जातिगत व्यवहार, वही शोषण के सारे प्रकार अभी भी चालू है। इसमें जब वहाँ पे आप जाते हैं और आपका वहाँ के 250 से भी ज़्यादा संगठनाएं जो है आपका सत्कार लेती है, तो एक बाबा साहब का अनुयायी वहाँ पे यूनिवर्सिटी में चांसलर बनने के बाद में बाबा साहब की विचारधारा लेकर क्या क्या काम करता है, ये जरा आप बताइए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब आप इस पद को ग्रहण करते हो तो वहाँ की विविध समस्या, वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर, वहाँ का पूरा अध्ययन करना और उसकी मालूमात करना ये बहुत ज़रूरी है। और मैं जैसा कि कहा कि मेरा पूरा जीवन संघर्षमय रहा। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा इस दुनिया में जिसे इफ एंड बट्स जो है उसके इसमें ना आए हो। इतने भारी मात्रा में मैंने उसको देखा है, उससे अवगत किया है और संघर्ष किया है।
तो ऐसे इसमें जब आप इस पद को ग्रहण करते तो वहाँ क्या उपलब्धि है, इकोनॉमिकल वहाँ का स्ट्रक्चर क्या है, इकोनॉमिकल क्या उपलब्धि है, वहाँ का जो पर कैपिटा इनकम क्या है, वहाँ विभिन्न जो है सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, कौन से आधार पर है, वहाँ का इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर बेल्ट, वहाँ का एनवायरनमेंट, ये जो है और सोशल एनवायरनमेंट वहाँ का, ये सारी अध्ययन करना और उसकी मालूमात लेना बहुत ज़रूरी है। तो उसको ध्यान में रखते हुए, उससे ग्रहण करते हुए, उसकी मालूमात पूरी लेते हुए ही मैं वहाँ पे गया था और बाद में उससे पूरा अपने सामने रहकर एक रोड मैप मैंने बनाया। जो इसका मतलब अभी सर, मतलब यूनिवर्सिटी में काम करना, इसका मतलब सिर्फ बच्चों को पढ़ाई देना इतना ही काम नहीं, तो उनका सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल और भौगोलिक जो भी है, ये सारी जानकारियाँ, ये सारी बातें पहले जान लेना जरूरी है, क्योंकि यदि आप बच्चों का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं तो वहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है। मेरे विचार से ये सबसे पहले उस विश्वविद्यालय का जो कुलगुरु रहता है, वाइस चांसलर, उसे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ की डेमोग्राफी क्या है, वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ का पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है, सोशल इकोनॉमी क्या है, वहाँ का इंडस्ट्री बेल्ट क्या है, वहाँ विभिन्न जो है पर कैपिटा इनकम क्या है, लोली ऑफ द लोएस्ट स्ट्राटा किस पर निर्भर करता है, किस वजह से पिछड़ापन है। तो अभी तो मुझे लगता है कि खानदेश जो है, इस तरह से हमने हमारे विश्वविद्यालय में जो रिफॉर्म्स लाए, अन्य पाठ्यक्रम, जो नए उपक्रम हमने लिए, जैसे कि अभी आइडियल जो हमने इंट्रोड्यूस किया, उसके माध्यम से हमने 18-19 कोर्सेस इस वक्त हमने शुरू किए और काफ़ी नए पाठ्यक्रम ये लाए हैं। और सारे जो कोर्सेस और जो हमारी नीतियाँ हैं, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ के जो नीतियाँ हैं, सारे इकोनॉमी बेस्ड एजुकेशन है, जो अल्टीमेटली जो है दैट लीड्स टू दी डिस्कवरी आइडियाज़। क्योंकि जब तक तुम्हारे आइडियाज़ जो है ये कैपिटल है, आइडियाज़ दे आर द रियल कैपिटल ऑफ योर सोसाइटी और योर कंट्रीज। इस आइडियाज़ को आपके पाठ्यक्रम द्वारा अगर स्टूडेंट्स में कल्टिवेट करते हो तो उनमें वो आइडियाज़ ग्रहण करने के बाद में उनको जो है डिस्कवरी करने का जो है वो उनमें वो जागृति आ जाती है। डिस्कवरी जो रहती है वो अन्य मार्गों से उसको अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है और ये आइडियाज़ जो है अल्टीमेटली लीड्स करती है इनोवेशन में। तो हमने वहाँ पर वो भी अध्ययन किया, हमने वो शुरू किया कि वहाँ की इंडस्ट्रीज जो सिक इंडस्ट्रीज थी वो क्यों सिक इंडस्ट्रीज है, क्या कारण है। तो हमारी जो है शिक्षा में हमारे जो भी पाठ्यक्रम है विश्वविद्यालय में करीब 240 के ऊपर में हमारे एफिलेटेड कॉलेजेस है, धुलिया, नंदुरबार और जलगांव में, और कम से कम 8-9 हमारे फैकल्टीज़ है, मेडिकल फैकल्टी छोड़ के बाकी सारी फैकल्टीज़ का अध्ययन होता है। तो हमने सबसे पहले वो देखे कि हमने कौन सा जो हमारी जो है जो कोर्स वर्क जो है उसका ढांचा वो इकोनॉमी बेस होना बहुत ज़रूरी है। आज का जो है एजुकेशन, जो ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं हम, इस ग्लोबलाइजेशन में जो है टुमारोज़ एजुकेशन जो है वो टुमारोज़ टेक्नोलॉजी बेसिस पर है, वो इकोनॉमी बेसिस पर आधारित है। इसका मतलब हमें टुडे एजुकेशन जो हम जो दे रहे हैं, आज का एजुकेशन हम जो दे रहे हैं वो हमें टेक्नोलॉजी बेस एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है, जो इकोनॉमी की तरफ लीड करता है, इनोवेशन की तरफ लीड करता है, और इनोवेशन से जो है सोशल स्ट्रक्चर में परिवर्तन आता है और वो देश को पूरे विश्व में अग्रिम स्थान में पहुंचाता है। मुझे लगता है कि इस लिए आपने बहुत सारी जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है उनका आपके नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से टाइप किया है। हाँ, कुछ प्रयास किए आपने? तो उसी के साथ में हमें ये भी है, जब ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो उन्हें तो टुडेज इकोनॉमी बेस टेक्नोलॉजी एजुकेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी है, और उन्हें जो है ग्लोबलाइजेशन में उनको एक्सपोजर देना कि विश्व में क्या चल रहा है, अदर कंट्रीज़ में क्या चल रहा है, या तुम्हारे देश में, खुद के देश में विभिन्न राज्यों में क्या चल रही है शिक्षा के बारे में, जो उच्च शिक्षण के बारे में
उसकी भी जागृति लाना या उसको भी अवगत करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने शायद हमारा पहला विश्वविद्यालय जिसने थिंक टैंक जो है हर एक फैकल्टी से, हर एक सब्जेक्ट से लेकर जो भी इमरिटस प्रोफेसर है उनकी हमने वो थिंक टैंक हमने फॉर्म किए हैं, उनकी मदद लेते हैं। और ग्लोबलाइजेशन का देखते हुए जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी है, मैक्सिको यूनिवर्सिटी है, टोक्यो यूनिवर्सिटीज़ है, ये विभिन्न देशों के यूनिवर्सिटी जो है तो उनके साथ में हमने टाइप किया है। ड्यूअल डिग्री, डबल डिग्री स्टूडेंट्स का जो है, वहाँ के स्टूडेंट्स इधर आएंगे और यहाँ के स्टूडेंट उधर जाएंगे। ऐसे उनके साथ में हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करके टेक्नोलॉजी के बारे में और हमारा जो है खानदेश का, हमारा विश्वविद्यालय का, उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय का जो है विद्यार्थी जो है कैसा सक्षम हो सकता है, सक्षम ही नहीं है, उससे जो है शाश्वत स्वरूप से वो कैसा जो है अपना जो है रोजगार जो है वो कैसे प्राप्त कर सकता है, उस दिशा में हम भारी मात्रा में हम बढ़ रहे हैं। और अभी इंडिया टुडे का सर्वे आया था 2013 में, जिसके अनुसार 620 यूनिवर्सिटीज़ जो इंस्टीट्यूट्स जो है हमारे भारतवर्ष पूरे भारत देश में, उसमें 620 में से उन्होंने 170 चुने, उसमें 170 में से उन्होंने 50 को सिलेक्ट किए। उसमें हमारा उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ जो है 40 स्थान पर आ गया है पूरे भारत में, पूरे भारतवर्ष में। और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे ये दिए थे, एकेडमिक, पब्लिकेशन, एम्प्लॉयमेंट्स, स्टूडेंट्स की फैसिलिटीज़ बहुत सारी थी। नॉन टीचिंग के लिए, टीचिंग के लिए बहुत सारे उन्होंने जो थे पैरामीटर्स थे, उसको पार करते हुए हमारा 40वां जो है स्थान हमें प्राप्त हुआ है। और फैक्चुअल पोजीशन में महाराष्ट्र में हम नंबर 1 पर आए हैं। क्या बात है। ये जो है आपने इतना जो आगे बढ़ने का काम किया, ये मेरे ख्याल से अभी अभी स्थापन हुई ये नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, जहाँ पे आप चांसलर बने। चांसलर बनने के बाद में वहाँ पे जिस प्रकार से आपने उसको विकसित किया, और जैसे कि अभी आपने पहले बताया कि नंदुरबार और धुलिया ये सबसे ज़्यादा डोमिनेंट, मतलब आदिवासी डोमिनेंट ये है, एरिया है। ये आदिवासियों का आज भी ऐसी स्थिति है कि आदिवासी आज भी नंगा भूखा है, वो आज भी जंगलों में रहता है। तो इनके बच्चों को पढ़ाई में लाना, मेन स्ट्रीम में लाना, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो इस दृष्टि से आपने क्या प्रयास किए? हाँ, मैं सबसे पहले आपको अवगत करना चाहता हूँ सभी दर्शकों को कि उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ ऐसा विश्वविद्यालय है जिसमें 48 से लेकर तो 52% फर्स्ट ग्रेजुएट लर्नर्स हैं। यानी वो अपने आप में देखता है कि इस विश्वविद्यालय में जो विद्यार्थी गण जो है, जो ग्रामीण और आदिवासी भाग से आए, जिसके लिए हम बहुत भारी मात्रा में हमने विश्वविद्यालय के परिसर में उनके लिए जो है फैसिलिटीज़ क्रिएट किए। और इसमें हमें सभी समाज के वर्ग से और हमारे जो व्यवस्थापन के जो यूनिवर्सिटी के जो अलग विभिन्न जो मेंबर्स है या जो भी समितिज़ है, मैनेजमेंट काउंसिल बोलो या एकेडमिक काउंसिल या सीनेट बोलो, इन्हीं सभी जो है मेंबर्स है, उन्हीं का सभी का हमें सहयोग लेते हुए हमारी कोशिश यही है कि ये जो ग्रामीण और आदिवासी भाग में जो है, मुख्यतः नंदुरबार में जो 10-10, 15-15 कस्बे में, उसे हम पाड़ा कहते हैं खानदेश के लैंग्वेज में, ये जो पाड़ा में जो रहते हैं आदिवासी समाज के लोग, उनको मुख्य प्रवाह में लाने के लिए, मुख्य धारा में उनको जोड़ने के लिए हमने विभिन्न प्रकार के जो है प्रयोग का आयोजन शुरू किया है। प्रयोगशाला तक के उच्च शिक्षा को या संशोधन को न रखते हुए लैब टू लैंड, प्रयोगशाला से लेकर तो जमीन तक जितने भी, मैं खुद बायोटेक्नोलॉजी हूँ, जैविक तंत्रज्ञान जो है बहुत सारे मैंने विकसित किया है। मैंने अपने सारे पेटेंट्स उनके लिए फ्री कर दिए हैं। हमारे जो भी पेटेंट्स जो भी हम विकसित कर रहे हैं, वो इनको मुख्य धारा में लाने के लिए कैसे हम उसका उपयोग कर सकते हैं, इसलिए प्रयोगशाला से जमीन, लैब टू लैंड, लैब टू इंडस्ट्रीज, तो वो प्रयोगशाला तक के नहीं रखते हैं, इन लोगों तक के ग्रामीण और आदिवासी जो हमारा आखिरी कस्बे का, आखिरी समाज का जो आखिरी हिस्सा है कस्बे का, वहाँ तक के हम कैसे पहुँचा सकते हैं। ये जो विकसित हो रहा है हमारा जो भी तंत्रज्ञान, और उन्हें मुख्य धारा में कैसे ला सकते हैं, ऐसा हो रहा है। वो इस दिशा में क्यों जा रहे हैं, क्या वजह है, तो उसके अनुसार आपको उस विश्वविद्यालय में वो पर्टिकुलर जो सोसाइटी है, उस
डेमोग्राफी में जो है, क्योंकि अभी का जो है, जैसे कि मैंने कहा कि आपका जो आइडियाज़ वो रियल कैपिटल है, आपका जो है मतलब ऐसा जैसे जैसे कि अभी इसके पहले भी जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ देखी हमने। पुराने ज़माने में नालंदा तक्षशिला यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, उसका कारोबार चल रहा था जिस भी प्रकार से। लेकिन अभी ये देख रहे हैं हम कि जो वर्तमान में यूनिवर्सिटी चल रही है तो पुराने ढांचे पे चल रही है। जैसे कि अंग्रेजों ने यूनिवर्सिटी चालू की, शिक्षा चालू की, बस उसी आधार पे चल रहे हैं। और बस भाई हमें देना है, एजुकेशन देना है, बच्चे आए पढ़े नहीं पढ़े। लेकिन ये तो पहली बार हमने सुना कि भाई वहाँ पे यदि हमने बच्चों को शिक्षा देना है तो वहाँ पे सिख इंडस्ट्री कितनी है, इसकी जानकारी लेना जरूरी है। और वो क्यों सिख इंडस्ट्री है ये भी जानना ज़्यादा जरूरी है। मतलब वहाँ का सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल अपलिफ्टमेंट करने के लिए यूनिवर्सिटी का एक मेजर रोल होता है, ये आपने बताया। और जैसे कि एक देखते हैं हम कि यहाँ पे कास्ट सिस्टम है, यहाँ पे ये सिस्टम की वजह से काफ़ी ग्रेडेशन अपग्रेडेशन है। वैसे नौकरियों में भी जैसे आप वाइस चांसलर हो वहाँ का, अपने नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के, लेकिन वहाँ पे क्लास 3 और क्लास 4 कर्मचारी है। तो यहाँ पे भी एक नौकरियों में भी एक सिस्टम होता है। मतलब जैसे वाइस चांसलर ये साहब हो गया, ये प्रोफेसर ये साहब बन गया, ये लेक्चरर ये साहब बन गया, ये अपर वर्ण के लोग हैं समझो उस परिभाषा में, नौकरियों की परिभाषा में। और ये क्लास 3 और क्लास 4 की नौकरी करने वाला ये बेचारा सामान्य आदमी है, तो उसको छोटा सा क्वार्टर दे दो, थोड़ी सी जगह दे दो। तो ये जो तरीका है जो सारे लोग सोचते हैं, सारी गवर्नमेंट मशीनरी ऐसी सोचती है। नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी इस बारे में क्या सोचती है या इस बारे में उन्होंने क्या किया है? सबसे पहले तो मैं आपने जैसे नालंदा और तक्षशिला की बात का जिक्र किया है, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि उस वक्त नालंदा और तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश से, बाहर देशों से विद्यार्थी अलग अलग दिशा से आते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। अब कौन सी व्यवस्था हमारे में सक्षम नहीं है कि जिस वजह से जो है हमारे देश के जो है हमारा जो विद्यार्थी जो है हमारा वो क्यों बाहर जा रहा है। तो उसको हर एक विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने उसका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है कि क्यों ऐसा हो रहा है, वो इस दिशा में क्यों जा रहे हैं, क्या वजह है। तो उसके अनुसार आपको उस विश्वविद्यालय में वो पर्टिकुलर जो सोसाइटी है उस डेमोग्राफी में जो है, क्योंकि अभी का जो है जैसे कि मैंने कहा कि आपका जो आइडियाज़ वो रियल कैपिटल है, आपका जो है इस वक्त ग्लोबलाइज एरिया में आपकी अगर वेल्थ है तो वो आपका जो है नॉट इन टर्म्स ऑफ रोड या बिल्डिंग्स या जो है इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें नहीं है, ये आपका संपत्ति नहीं है, अगर है ये सही संपत्ति नहीं ये नहीं है आपकी। इस वक्त पूरे विश्व में इस वक्त अगर संपत्ति है तो वो कैपिटल है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल। अगर आपके पास में मतलब ये इंटेलेक्चुअल कैपिटल प्रज्ञा का है, युग है। हाँ, अभी ये प्रज्ञा का युग है, जिसके पास प्रज्ञा क्योंकि है इस वक्त जो है वही आगे बढ़ेगा। हाँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो उसकी इकोनॉमी, उसके रुपया जो हमारा अभी नीचे आया था उसका स्तर वो कभी भी गिर नहीं सकता है, वो आगे ही चलेगा। उसके लिए आपको इंडिजिनस टेक्नोलॉजी की भी सहायता लेना है, कुछ बाहर की भी टेक्नोलॉजी की लेना है। हमारा इनपुट जो है वो लो कॉस्ट इकोनॉमिकल वेलफेयर होना चाहिए और आउटपुट जो है अल्टीमेटली वो चीप इसमें रहेगा। रुपया क्यों हमारा जो है मजबूत नहीं है स्थिर। तो ये सारी का जो है इसको देखते हुए हमें वो सोच लानी है और वैसा विश्वविद्यालय को ये करना है। बाद में मैं आपके तरफ आता हूँ कि भाई क्लास 3 क्लास 4 उस ब्रिटिशर के ज़माने में जो भी है अभी चल रहा है, क्योंकि ये क्लास 3 क्लास 4 जो है नॉन टीचिंग स्टाफ जो है विश्वविद्यालय में वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो नींव रहती है विश्वविद्यालय की कैंपस की, उसमें बहुत उसका बहुत का जो है उल्लेखनीय जो सहभाग है उसका जो कार्य है। तो उसको हम क्यों, अगर जब उनके रहने के या व्यवस्था जो की जाती है क्वार्टर्स की तो 450 या 470 स्क्वायर फुट की दिया जाए, उसका भी प्रपंच है, उसकी भी फैमिली है, उसके भी बच्चे मेरिट में आ रहे हैं। हमने मेरे उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ में शायद देश में पहला ही ऐसा विश्वविद्यालय है जिसने ये निर्णय लिया, जिसमें हमारे सारी जितनी भी हमारी जो व्यवस्था है विश्वविद्यालय की उन्हें उनका सबका सहयोग हमें मिला
और उसमें हमने ये तय किया कि हम उमवी उत्तम विद्या नगरी का हम जो है क्लास 3 क्लास 4 के लिए वो हम स्थापित करेगा। वो उत्तम विद्या नगरी ऐसा रहेगा क्लास 3 क्लास 4 के लिए, जो हमने पूरे 1 हेक्टेयर की जगह है उसमें हम उसको स्थापित कर रहे हैं। उसका इनॉग्रेशन भी हो गया है और 14 करोड़ उसको सैंक्शन कर दिए और PWD को हमने 3.5 करोड़ दे भी दिए हैं, शिलान्यास भी हो गया है। और हर एक क्लास 3 क्लास 4 को 1151 स्क्वायर फीट इतनी जगह उसके फैमिली को उसको उपलब्ध रहेगी। इतना बिल्टअप एरिया मिलेगा, इतना बिल्टअप एरिया उसको मिलेगा, तभी वो सक्षम रहेगा। उसको और सक्षम करना है क्योंकि विश्वविद्यालय को हमें आगे लेके जाना है, विभिन्न जो है समस्या को जूझना भी है, उसे आगे भी लेना है, वो भी एक चैलेंज है। तो इस चैलेंज को हमें एक्सेप्ट करना है। बाहर की यूनिवर्सिटीज आ रही है तो हमें हमारे जो इंडिजिनस नॉलेज जो है और हमारा जो लोकल नॉलेज जो है उसको भी हमें ग्रहण करना, उसको भी अध्ययन करना बहुत जरूरी है। जैसा कि हमारा नंदुरबार आपने पहले भी जिक्र किया, वहाँ पे हमने विशेष रूप से ये उत्तम विद्या नगरी तो एक हुआ ही है, उसके हमारे जो कैंपस के जो परिसर में डेवलपमेंट की जो है अलग अलग बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उनका बहुत जो मजदूर लोग भाई है, मजदूर भाई, उनका सबसे ज़्यादा योगदान है। आज जो बिल्डिंग और जो है जिस पर हम लोग पढ़ रहे हैं या जो हम जो है समाज को और देश को आगे लेके जा रहे हैं, वो साल भर उसमें उस व्यवस्था में लगा रहता है डेवलपमेंट के। और उसके बच्चे जो रहते हैं छोटे छोटे जो है रहते हैं वो इधर उधर घूमते रहते हैं। और हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं तो एक वाइस चांसलर का हमने सोचा कि ये तो उसका कर्तव्य है राइट टू एजुकेशन में। उनको वो जो मजदूर के लड़के हैं 20-25 थे हमारे यहाँ पे, तो उनको जो है KDR सेंटर में हमने उनको उधर हमने उनको पूरी सुविधा दी है। उनको जो भी पाठ्यक्रम की जो किताबें, स्कूल ड्रेस, खाने का प्रबंध और उनको आने जाने की विश्वविद्यालय ने जो है ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की। जहाँ से वो काम कर रहे वहाँ से वो जो है दिन भर के लिए वो डे केयर सेंटर में मुझे ऐसा लगता है कि ये तो एक बहुत अनिवार्य है। ये अपने आप में एक अनूठा काम है पूरे विश्वविद्यालयों में, पूरे भारत के ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा। तो ऐसा आपने कर दिखाया। लेकिन ये संवेदना जो आई ये बाबा साहब के विचारों से तथा भगवान बुद्ध के विचारों से, इसी से प्रेरित है, इसी से प्रेरित है ये सारे जो मैं कह रहा हूँ। मैं पहले भी कह चुका कि मैं बार बार बाबा साहब आम्बेडकर का नाम लेकर ये जताने की कोशिश नहीं करूंगा तो मैं कितना भाई बाबा साहब को, अरे उन्होंने दे दिया, अभी मुझे ये देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। उनकी विचार, उनकी सोच, उन्होंने दिए हुए संदेश को लेकर उन्होंने कहा संगठित हो। संगठित का मतलब क्या है आपको पता है? जो मैं कह रहा था उनकी कल्पना अलग थी। उनकी जो है अगर पूरा एनिलेशन ऑफ कास्ट और सारे ग्रंथ अगर पढ़ते हैं तो उनके सोच में मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने एक सहयोगी समाज परिवर्तन की बात की है, सहयोगी समाज निर्माण करने की बात की है, जिसमें आइडियाज, एम्स, बिलीफ, नॉलेज, इसको मिलके नीति, मूल्य, इसको लेते हुए ऐसा सहयोग समाज जो है जिसे हम इंग्लिश में एसोसिएट लाइफ करेंगे, अगर ऐसा हम निर्माण करते हैं और ये सहयोगी समाज निर्माण करने के लिए हमें प्राइमरी स्कूल से मूल्य और नीति युक्त की जो है परिभाषा जो है हमें प्राइमरी स्कूल से हमें देना पड़ेगा, तब आगे जाके सहयोगी समाज इस भारत देश में प्रस्तावित हो सकेगा। मेरे ख्याल से ये बाबा साहब को ये चाहते थे, वो ये अपेक्षित था उनमें कि ऐसा सहयोगी समाज निर्माण होना बहुत जरूरी है। वो पूरा जो है 1936 से लेकर तो 1956 तक के जो उन्होंने दीक्षा ली बुद्धिज्म की, उसमें उनके हर एक विचार में कहीं ना कहीं वो देख रहे थे कि ये सामाजिक और आर्थिक विषमता क्यों है जो हमारे सोशल क्लास सिस्टम में, वो अल्टीमेटली दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएट लाइफ। इसलिए मेरे ख्याल से सहयोगी समाज इसका विस्तार और उसको प्रस्तावित करना हमारे भारत देश के लिए बहुत अनिवार्य है। और इसी को लेकर आपने जैसे कि पहले किया था, नंदुरबार का मैंने जिक्र किया था कि वहाँ 65% जो है ट्राइबल है, आदिवासी, उनके लिए हमने शायद पहली बार हमारे भारतवर्ष में ट्राइबल एकेडमी जो है हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं। उसके लिए हमने 25 एकड़ की लैंड जो है वो एक्वायर करने की प्रक्रिया पूरी शुरू कर दी है। प्रोजेक्ट भी बन गया, उसकी लागत 56 करोड़ रहेगी, जिसमें उस ट्राइबल एकेडमी में 6 तरह के सेंटर एस्टेब्लिश किए जाएंगे। वो अपनी तरह से जो है विकसित करेंगे। सभी जो है आदिवासी समाज जो है
उसके जो भी है उनका कल्चर, उनका सोशल स्ट्रक्चर, उनका इकोनॉमी वेलफेयर, उनका जो है वुमेन स्टडीज सेंटर, वहाँ पे सोशल डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, हेल्थ के बारे में रिसर्च, वो जो भी वो लगता है उनका स्किल डेवलपमेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, रिक्रूटमेंट्स, स्पोर्ट्स, लैंग्वेज, इंडिजिनस नॉलेज प्रिजर्वेशन, मेंटेनेंस, ये सारी जो है सेंटर वहाँ पे 6 तरह के वहाँ पे इस्टेब्लिश की जाएंगे, ताकि जब वो ट्राइबल एकेडमी में जब वो प्रवेश लेगा, वो आदिवासी समाज का लड़का या लड़की जब वो बाहर निकलेगा, वो एक जॉब लेके निकलेगा वहाँ पे, या तो एंटरप्रेन्योरशिप, हमें टेक्नो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करके ही उसे बाहर निकालना है, ताकि वो अपने आप में शाश्वत स्वरूप से वो सक्षम रहेगा। तो ये शायद ट्राइबल एकेडमी जो है हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है, और हमने जो है उसके लिए जो है जो हमें जो फंड्स रेज करना है, हम महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार से हम विनती कर रहे हैं, और उनके तरफ हमने ऑलरेडी जाके हमने ये प्रपोजल दिया है, और उसके लिए वो 25 एकड़ का लैंड जो नंदुरबार में जो है हम उसको विकसित करेंगे, और पहली वो पूरे विश्व में ऐसी ट्राइबल एकेडमी रहेगी, वो संपूर्णतः हर तरह के जो है सर्वांगीण जो है वो उसको सक्षम बनाने में वो सक्षम रहेंगी अपने आप में। तो इस तरह से हमने सारे जो प्रस्ताव और जो है सारे विभिन्न कार्य जो है हमने स्टूडेंट्स के लिए पूरा आईटी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सारा पेपरलेस। सर, ये आपके सारे जो प्रयास है इसकी हम काफ़ी सराहना करते हैं। एक पिछले वक्त आपने उत्तर महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से एक नारा लगाया था, ईच वन टीच वन एंड प्लांट ट्री वन। तो ये नारा जो है, क्योंकि जहाँ पे आपने नारा लगाया है वो जलगांव, नंदुरबार और धुलिया, ये 3 जिले में से नंदुरबार और धुलिया ये तो ट्राइबल डोमिनेंट जिले हैं, और वहाँ पे काफ़ी मात्रा में जंगल पहले से है। इसके बावजूद भी फिर से वृक्ष लगाना चाहिए, ये आपके मन में विचार कैसे क्या है? क्योंकि जो है हम जो है मैं जो है मेरा जो बिलीव जो है, मैं नेचर को काफ़ी मानता हूँ। मेरा जो बिलीफ और जो है वो नेचर को मैं काफ़ी एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि वही जो है हमें जल, हवा ये प्रदान करता है, इसलिए हम जो है सुदृढ़ और हमारा स्वास्थ्य अच्छा है। तो उसके लिए नेचर ने हमें, हम जो भी कर रहे हैं, एक हमें मौका दिया है, हम जो भी सर्विस कर रहे हैं वो पे बैक है नेचर को एक तरह से। उस माध्यम से हमने टीच वन, मैं उसको फिर से दोहराऊंगा, वो जो नारा दिया है टीच वन, ईच वन एंड ट्री वन, ऐसा दिए है। तो हर एक जो भी है इंसान ने एक को तभी पढ़ाना चाहिए और एक पेड़ तभी जो है लगाना चाहिए। उससे जो है हमें जो आने वाली जो पीढ़ी है वो सक्षम और सुदृढ़ रहेगी, और हमें ब्लेम नहीं करेंगी। जो हम इकोनॉमी की बात करते हैं, सोशल इकोनॉमी की और अलग अलग इकोनॉमी की बात करती है, हम अगर देखें वर्चुअल इकोनॉमी जो है, वर्चुअल इकोनॉमी के अगर ग्रोथ को हम बढ़ावा देते तो हमारे लिए, सभी समाज और देश के लिए घातक है। वर्चुअल इकोनॉमी को बढ़ावा देना बहुत ये, उसमें बायो पायरेसी बढ़ जाएगी। बायो पायरेसी अगर बढ़ाना नहीं है तो हमें वेंचर कैपिटल फंड की तरफ जाना पड़ेगा। सर, आपसे तो काफ़ी चर्चा करनी थी, क्योंकि जिस प्रकार से आपने इकोनॉमी के बारे में बात किया, उस बारे में भी हमको आपसे बहुत सारी जानकारी लेने की थी। उसी के साथ साथ मॉरल बेस्ड एजुकेशन जैसे जिसका जिक्र आपने इसके पहले किया था, उसके संबंध में भी मुझे बहुत सारे प्रश्न आपको पूछने थे, लेकिन समय अभाव के कारण से आखिरी जी तो ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं जैसे कि एक बात देखता हूँ सर, जिस प्रकार से ये सुधीर मेश्राम जो है अमरावती से हमालपुरा, हमालों की बस्ती से एक लड़का जो है वो 14 साल में खुद का घर छोड़ देता है, और खुद का घर छोड़ने के बाद में पूरी शिक्षा खुद के बदौलत करता है। एक भी पैसा पास में नहीं है। जो ढेप जानवर खाता है वो ढेप को खा के वो आगे बढ़ता है और तरक्की करता है। आज एक इस लेवल पे आ गया है कि आज एक यूनिवर्सिटी का वो चांसलर है। तो मुझे ऐसा लगता है, बीच बीच में तो आपने काफ़ी सारी बातें बताई भी है, लेकिन तो भी आप ये जो आने वाली पीढ़ी है, ये जो युवा वर्ग है, जो बाबा साहब को मानते हैं, जिन्होंने 2 बातें, जो बाबा साहब को मानते हैं वो, और जिन्होंने बाबा साहब को मानना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भारत के हर नागरिक ने बाबा साहब के विचारों को मानना चाहिए। तो ऐसे सारे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा जो है, मेरी जो विचार सोच जो प्रेरित है बाबा साहब को लेकर और सारे
समाज का जो मेरे को सहयोग प्राप्त हुआ, विभिन्न समाज के लोगों से, मेरे मित्र, मेरे गुरुवर्य जो भी रहे, मैं आखिरी संदेश जो देना चाहूँगा, और अंग्रेजी में देना चाहूँगा मैं, जो बहुत ज़रूरी है सभी विश्वविद्यालय और सभी स्टूडेंट्स और समाज के लिए। एजुकेशन चार्ज, मेरा आखिरी संदेश ये रहेगा कि एजुकेशन चार्ज विद द स्पिरिट ऑफ डेवलपमेंट, रिसर्च, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी will certainly move the nation forward, and those who understand this, I think future belongs to them. धन्यवाद जय भीम। सर, जय भीम। आज हम डॉक्टर सुधीर मेश्राम सर से काफ़ी देर तक चर्चा करते रहे। वैसे तो इच्छा नहीं हो रही कि हम इस चर्चा को यही रोकें, लेकिन वक्त हमें ये इस बात की इजाज़त नहीं देता है। उनको भी जाना है, बहुत सारी ज़रूरतें, बहुत सारे काम उनको पूरे करने हैं। लेकिन हमने ये देखा कि किस प्रकार से एक बाबा साहब को मानने वाला एक व्यक्ति किस प्रकार से सर्व समाज के लिए काम करता है, नई पीढ़ी के लिए काम करता है। शिक्षा क्षेत्र, इसमें जो कि बाबा साहब ने हमेशा कहा है कि शीला बिना विद्या बिन कामाची, यदि शील नहीं है तो वो एजुकेशन कोई काम का नहीं। इसको बेस बनाते हुए जिस प्रकार से सुधीर मेश्राम सर ने एक ऊंचाई हासिल की है, चलो हम भी सब लोग उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए आगे बढ़े। धन्यवाद। जय भीम। जय भीम।